प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं। हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद अपने आप में पर्याय माने जाते हैं। आप लोग प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। हिंदी उपन्यास हो, चाहे भारतीय भाषाओं के उपन्यास हों, चाहे विदेशी भाषाओं के उपन्यास हों, बिना प्रेमचंद के उपन्यास को समझना और उसकी बारीकियों को देखना असंभव सा जान पड़ता है। हम बात करें प्रेमचंद का जब आविर्भाव होता है तो प्रेमचंद के आविर्भाव से पहले की स्थिति क्या थी। आप लोगों ने देखा पूर्व की कक्षा में, प्रेमचंद के आविर्भाव से पूर्व हिंदी में जितने भी उपन्यास रचे गए, लिखे गए, उसमें अधिकांश तिलिस्मी थे, जासूसी थे, चमत्कार से ओतप्रोत थे, जिसमें कहीं न कहीं ऐतिहासिक रोमांस है या कहीं सामाजिक शुद्ध उपदेशात्मक उपन्यास भी रचे गए। प्रेमचंद का सबसे बड़ा योगदान ये माना जाता है, उन्होंने जो पूर्व की परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा की लीक से हटकर एक नई परंपरा का श्री गणेश किया। उन्होंने उपन्यास को मनोरंजन के दायरे से बाहर निकाला और इस विधा को समाज से जुड़ाव का सार्थक प्रयास और सार्थक प्रयत्न घोषित किया। प्रेमचंद के जन्म और संस्कारों को देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका बचपन खेत खलियान और गुल्ली डंडों में बीता। ऐसा माना जाता है कि बचपन में वह मौलवी उस्तादों को चिढ़ाने और उनसे मस्खरी करने में बीतता था। बाद में ऐसा कहते हैं उनका सारा जीवन और सारा सृजन गरीबी से लड़ने झगड़ने में बीता। प्रेमचंद धर्म से आर्य समाजी थे और राजनीति विचारधारा से गांधीवादी। चूँकि उस समय देश में आज़ादी का आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा था, जिसमें महात्मा गांधी का आविर्भाव भी हो गया था, अतः महात्मा गांधी के व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव भी प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ वैश्विक रूप से देखें तो रूस की बोल्शेविक क्रांति, इसका प्रभाव भी कहीं न कहीं प्रेमचंद के साहित्य और उपन्यास में हमें दिखाई देता है। समग्रतम देखें तो मानते हैं और माना जाता है प्रेमचंद उदात्त नैतिक मूल्यों से बहुत प्रभावित हैं। जहाँ एक तरफ उनके साहित्य में गांधीवाद और समाजवाद है और उसके अंतर्विरोध भी कहीं न कहीं कथा साहित्य में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में मुखरित होते हैं। उनके साहित्य सृजन को देखें तो हम पाते हैं प्रेमचंद शुरुआती दौर में उर्दू में लिखते थे और उनकी सभी रचनाएं सोज़े वतन पत्रिका में छपती थी। उनकी रचनाओं में वह आग थी, वह ऊर्जा थी कि तत्कालीन अंग्रेजों ने उनके साहित्य को जब्त कर दिया। जब सोज़े वतन में लिखा करते थे तब वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। यह भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। प्रेमचंद का आरंभिक नाम नवाब राय है, जबकि वे जीवन भर गरीबों के पक्षधर रहे। गरीबों के पक्षधर और नवाब राय, इस विरोधाभास नाम को जीते हुए भी उन्होंने जीवन पर्यंत गरीबों के पक्षधर साहित्य की रचना की। ऐसा मानते हैं कि जब उनकी रचनाएं सोज़े वतन में जब्त होने लगी, तब उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रखा और उनकी रचनाओं का हिंदी से उर्दू में और उर्दू से हिंदी में कई रचनाओं का अनुवाद होता है। हम मानते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के अन्यतम रचनाकार प्रेमचंद माने जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों को देखें तो उनके प्रमुख उल्लेखनीय उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। यह उनकी यात्रा सेवा सदन से शुरू होकर मंगलसूत्र पर आकर विराम लेती है। मंगलसूत्र उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है, जिसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय द्वारा पूरा किया गया। उनका सेवा सदन उपन्यास उर्दू के उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी अनुवाद है। वहीं प्रेमाश्रम उर्दू उपन्यास गोश आफियत का हिंदी अनुवाद है और रंगभूमि उनके उर्दू उपन्यास चौगान हस्ती का अनुवाद है। हिंदी के क्षेत्र में आने पर पहली बार उन्होंने हिंदी में जो उपन्यास लिखा वह उपन्यास था कायाकल्प। आइए हम चर्चा करते हैं इन उपन्यासों के वैशिष्ट्य को लेकर।
उनके वैशिष्ट्यों को लेकर हम देखते हैं तो पाते हैं सेवा सदन, जिन्होंने प्रेमचंद ने स्वयं ने इससे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा। यह उपन्यास वेश्यावृत्ति की समस्या को केंद्रित है और ऐसा मानता है कि समाज में जो वेश्यावृत्ति है उसके उत्तरदायी कारकों में कहीं न कहीं समाज और समाज का अर्थतंत्र कहीं न कहीं उसके जड़ों में है, उसके अंतर में है। इसके साथ ही प्रेमचंद मानते हैं उपयुक्त शिक्षा का अभाव, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, जीवन के अभाव, प्रतिकूल परिवेश, मध्यवर्गीय की झूठी मर्यादाएं कहीं न कहीं इस वेश्यावृत्ति की समस्या के जड़ में है, कहीं न कहीं उसके मूल में। चूँकि प्रेमचंद आर्य समाजी थे, अतः इसकी स्थापना, इसका हल सेवा सदन की स्थापना द्वारा इस समस्या का हल वो खोजते हैं। उनका दूसरा प्रमुख उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कथा वस्तु में किसान आंदोलनों से जुड़ाव है और किस प्रकार सारे देश में गांधी द्वारा चलाए गए किसान आंदोलनों का देश में प्रभाव पड़ा और किस प्रकार जनता शोषण में पिस रही है और पिसने के बाद जनता किस प्रकार उसका विरोध करती है, उन समस्त जागरण का इस उपन्यास का विषय वस्तु बना है। और यह उपन्यास कहीं न कहीं मानता है कि प्रेम के माध्यम से ही हृदय परिवर्तन होता है। यह गांधीवाद का सूत्र प्रेमाश्रम में स्थापित होता है। उनका अगला उपन्यास रंगभूमि अंधे सूरदास और जान सेवक मुख्य पात्रों से रचा है। इस उपन्यास का फलक उत्तर प्रदेश के बनारस से राजस्थान का है। इसमें अंग्रेज साम्राज्यवाद के अत्याचार, रियासती राजाओं की क्रूरताएं, प्रजा की दयनीय दशा, इन सब का चित्रांकन इस उपन्यास में दिखाई देता है, जो कहीं न कहीं अंततोगत्वा मानता है प्रेम धर्म से ऊपर की प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार प्रेमचंद के एक और उपन्यास गबन को हम देखें तो हम पाते हैं इस उपन्यास में मध्यवर्ग की कमजोरियाँ, आर्थिक हीनता, खोखलापन, झूठा प्रदर्शन और बड़बोलापन कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या में वह डाल देता है। रामनाथ और जालपा की कहानी के इर्द गिर्द यह बुना हुआ उपन्यास इसी मध्यवर्ग की झूठे प्रदर्शन को ही प्रदर्शित करता है। एक और प्रमुख उपन्यास उनका है कर्मभूमि। प्रेमचंद की जो पूर्व परंपरा में उपन्यास रहा है प्रेमाश्रम, जिसमें किसान उसके केंद्र में है, लेकिन कर्मभूमि में देखते हैं कि देश में जो आज़ादी के आंदोलन चले, उस आंदोलन में किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग है, छात्र वर्ग है, मध्य वर्ग है, हिंदू मुसलमान हैं, स्त्री और पुरुषों का आपसी समन्वय और उनकी भी सहभागिता है। कहीं न कहीं यह उपन्यास 1930 के असहयोग की एक परिणति के रूप में हमारे सामने आता है। इस उपन्यास का प्रमुख नायक अमरकांत अपने विचार और अपने कर्म से इसका मूल पात्र बनता है। प्रेमचंद को यदि विदेशी साहित्यकार और विदेशी जो आम पाठक है वो जानते हैं, वो गोदान के माध्यम से। गोदान उनकी उपन्यास कला का चरम बिंदु है। इस उपन्यास में हम पाते हैं कि प्रेमचंद कई वादों से मुक्त हुए। उस समय के युग में चाहे पूंजीवाद हो, चाहे समाजवाद हो, साम्यवाद हो, किसी न किसी वाद की मान्यताओं से परे, उन्होंने सभी वादों से परे सिर्फ भारतीय किसानों की दयनीय और त्रासद जिंदगी का साक्षात्कार इस उपन्यास के माध्यम से प्रकट किया है। भारतीय किसान की मर्मस्पर्शी और करुण त्रासदी का यह सबसे बड़ा दस्तावेज है। यह उपन्यास हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें किसी उपन्यासकार ने किसानी भाषा का प्रयोग किया है। यथार्थपरक उपन्यास अपनी उपन्यास कला और अपने संवेदना, अपने संवेदी को लेकर आज भी न केवल हिंदी, न केवल भारतीय भाषाओं, अपितु विश्व साहित्य में बेजोड़ है, अन्यतम है। प्रेमचंद के उपन्यासों की कथ्य को देखें या उसकी कथा वस्तु को देखें तो हम जानते हैं, हम पाते हैं प्रेमचंद ने उपन्यासों को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के सार्थक रूप में प्रस्तुत किया है। इन उपन्यासों में तदयुगीन सामयिक समस्याएं, चाहे वह देश की पराधीनता की भेड़ियाँ हों, किसानों पर सर्वत्र उन पर लादा गया शोषण हो, चाहे वह अशिक्षा हो, अंधविश्वास हो, वेश्या समस्या हो, विधवा समस्या हो, वृद्ध समस्या हो, सांप्रदायिक वैमनस्य हो, अस्पृश्यता हो, चाहे मध्यवर्गीय कुंठा हो, सभी ये विषय
कहीं न कहीं प्रेमचंद के कथ्य में उभर कर सामने आए। समस्त उपन्यास साहित्य को देखें तो हम पाते हैं कि अंततोगत्वा प्रेमचंद का कथ्य मानवतावादी दृष्टि की स्थापना करता है। मानवतावाद जिसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। मानवतावाद की स्थापना ही उसका चरम ध्येय है। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में अंतरजातीय विवाह को प्रश्रय देते हैं। उनके उपन्यासों को ग्रामीण जीवन का महाकोश भी माना जाता है। अर्थात ग्रामीण जीवन को समझना हो, उसको महसूस करना हो, उसकी दशा और अंतरदशा और उनके त्रासद जीवन को देखना हो तो प्रेमचंद के उपन्यासों को देखना चाहिए। इसके साथ ही प्रेमचंद सामान्य मानवीय व्यापारों को मनोवैज्ञानिक स्थितियों से जोड़ने का और सहज तीव्र मानवीय रुचि पैदा करने वाले बड़े रचनाकार बने। उनके उपन्यासों में समाज का हर वर्ग है और कहीं न कहीं वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भी जान पड़ता है। प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प देखें तो हम पाते हैं कि इन उपन्यासों का कथानक बड़ा सुगठित है और दुरुस्त है, जिसमें विषय के अनुरूप शिल्प का प्रयोग है और नए नए शिल्प का अन्वेषण है। प्रेमचंद के उपन्यासों का दृश्य विधान, वर्णन, उसका विवरण बड़ा सजीव है, बड़ा गतिमान है और बड़ा नाटकीय है। और भाषा की दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद के उपन्यासों में भाषा बड़ी सरल है, बोलचाल की भाषा है, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी सार्थक अभिव्यक्ति रखती है, बड़ी सटीक व्यंजना रखती है। यही कारण है कि आम आदमी और आम पाठक भी आज प्रेमचंद को बड़े चाव से पढ़ता है। सरल और बोलचाल की भाषा में जो भाषा का चमत्कार है, यदि देखना हो तो प्रेमचंद के उपन्यासों को देखना चाहिए। प्रेमचंद के समग्र उपन्यास का विश्लेषण करना किसी भी रचनाकार और किसी समीक्षक के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन मुझे जान पड़ता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमचंद के समग्र मूल्यांकन में जो वक्तव्य देते हैं बड़ा ही सटीक है, बड़ा ही ठोस है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाव भाषा, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख, सूझबूझ को जानना चाहते हों तो प्रेमचंद से उत्तम परिचय कोई नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशल पूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले सकता। आप बेखटक प्रेमचंद का हाथ पकड़कर मेड़ों पर गाते हुए किसानों को, अंतपुर में भान किए प्रियतमा को, कोठे पर बैठी हुई वार वनिता को, रोटियों के लिए ललकारते हुए भिखमंगों को, ईर्ष्या परायण प्रोफेसर्स को, ढोंगी पंडितों, फरीबी पटवारियों को, नीचाशय अमीरों को देख सकते हैं और निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं कि आपने देखा वह कुछ भी गलत नहीं है। यह वक्तव्य कहीं न कहीं समग्र भारतीय जीवन की दृष्टि को, समग्र भारतीय जीवन की मनस्थिति को प्रकट करता है। हम यह मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि समग्र भारतीय जीवन को देखना है तो कहीं न कहीं प्रेमचंद का साहित्य एक बहुत बड़ा साधन बनता है, बहुत बड़ा उपादान बनता है। धन्यवाद।